अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरयाब आफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। ब्राजील का एक ऐसा खिलाड़ी जिसने शोहरत की बुलंदियों को छुआ लेकिन उसके बाद फिर बेनामी की जिंदगी में चला गया। क्या हुआ उसके साथ, इस बार एक दिलचस्प रिपोर्ट। जुपिटर प्रो लीग का सनसनीखेज इख्तिताम। एंटवर्प ने 66 साल बाद टाइटल सनसनीखेज मुकाबले के बाद अपने नाम कर लिया। क्लब ब्रूज और यूनियन एसजी के दरमियान मुकाबला। क्लब ब्रूज ने यूनियन एसजी के टाइटल जीतने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैच 3-1 से अपने नाम कर लिया। बार्सिलोना की विमेंस टीम ने वो कर दिखाया जो कि बार्सिलोना की मेंस टीम भी ना कर पाई। दूसरी बार चैंपियंस लीग का ताज अपने सर पर सजा लिया। $200 मिलियन सऊदी प्रो लीग अल नसर में जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिली एक और अच्छी खबर। बिलाखिर मेसी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि वो किस क्लब में जाने वाले हैं। देखिए ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का आगाज करेंगे ब्राजील के एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ लेकिन उसके बाद न जाने कहां चले गए और कभी फिर फुटबॉल में दिखे नहीं। और जवाल की ये दास्तान क्या थी, इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार किया, आइए आपको दिखाते हैं। ब्राजीलियन स्टार फुटबॉलर रोबिनियो का ताल्लुक एक मुतवस्सत घराने से था। उसकी माँ घरों में देखभाल करने की नौकरी करती थी और उसका वालिद सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर मुलाजमत करता था और इसी पर इनकी घर की मईशत का दारोमदार था। खुद रोबिनियो को भी फैमिली की मदद करने के लिए बहुत छोटी उम्र से मुलाजमत करना पड़ी। वो कार पार्किंग हेल्पर के तौर पर काम करता रहा। 6 साल की उम्र से उसने फुटसल खेलना शुरू कर दिया। ये ब्राजील में फुटबॉल की खासी मकबूल किस्म है। उसने दीगर हम उम्र खिलाड़ियों की निस्बत अपनी कारकर्दगी से सबको मुतासिर किया। एक सीजन में 73 गोल्स करने के बाद वो 12 साल की उम्र में सैंटोस के स्काउट्स की नजरों में आ चुका था। फुटसल में इसकी कारकर्दगी से मुतासिर स्काउट्स ने इसे बाकायदा फुटबॉल की तरबियत के लिए तैयार किया। इसके लिए तो जैसे रोशन मुस्तकबिल के दरवाजे खुल गए थे। उसकी खुशनसीबी ये थी कि वो ब्राजीलियन फुटबॉल के बादशाह पेले की जेरे निगरानी परवान चढ़ रहा था। पेले के जेरे तरबियत रहने के बारे में वो कहता है कि जब पहली मर्तबा पेले के कैंप में वो खेला तो वो अपने जज्बात पर काबू न रख पाया। रोबिनियो को इब्तदा ही से ड्रिबलिंग में महारत हासिल थी। उसका बॉल कंट्रोल भी बहुत खूब था। वक्त गुजरता रहा, उसकी 18वीं सालगिरह पर सैंटोस ने उसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया। सैंटोस ब्राजीलियन लीग का सबसे कामयाब क्लब रहा है। पेले ने अपनी मौजूदगी से क्लब को ऐसी टीम बनाया जिसने पूरी दुनिया पर अपनी धाक बिठाई। पेले के दौर के बाद उस क्लब के हालात एक से न रहे। क्लब मकरूज हो गया। क्लब को महंगे खिलाड़ियों से माजरत करना पड़ी और अकेडमी के नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाने लगा। इसी दौरान ब्राजील की नेशनल टीम में भी नौजवान खिलाड़ियों की सफ में सबसे पहला इंतखाब रोबिनियो था। वो इनफॉर्म था और बेहतरीन खिलाड़ी साबित हो सकता था। टीम में नौजवान खिलाड़ियों के शामिल किए जाने के बाद पूरी दुनिया से तनकीद के तीर चलाए जाने लगे। इन्हें विलेज बॉयज जैसे नामों से चिढ़ाया जाने लगा। ज्यादातर कोचेज ने टीम की कोचिंग से इनकार कर दिया। इस ना तजुर्बाकार टीम की कारकर्दगी का दारोमदार सिर्फ रोबिनियो पर था, जो पहले 14 मैचों में सिर्फ 1 गोल कर पाया था। इसी दौरान इसकी किस्मत ने पलटा खाया और वो अगले 11 मैचेस में 6 गोल स्कोर करने में कामयाब हुआ। इसी शानदार कारकर्दगी की वजह से सैंटोस ब्राजीलियन लीग की चैंपियनशिप के फाइनल स्टेजेस के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुआ। वो क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स दोनों में स्कोर करने में कामयाब हुआ। फाइनल में इसे मैच के फैसला कुन मराहिल में एक पेनल्टी शूट लगाना थी जिसने इसकी टीम को फाइनल में कामयाबी भी दिलवाई और इसी पेनल्टी की वजह से वो सीजन का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाया। ब्राजीलियन फुटबॉल में इसकी कामयाबियों का तसलसल जारी रहा। साल 2004 में भी वो इतना ही कामयाब था जितना नई नई जिम्मेदारी निभाते वक्त था। सिर्फ 19 साल की उम्र में कामयाबी के साथ इसकी शोहरत और दौलत में भी इजाफा हो रहा था, मगर बुरे वक्त का भी कोई पता नहीं चलता। एक दिन घर पर फैमिली डिनर के दौरान उसके घर मुसल्ला अफराद घुस गए और उसकी माँ को अगवा करके ले गए। उस बेचारे को 80,000 यूरोस का तावान अदा करने के बाद अपनी माँ का दीदार नसीब हुआ। टूटे दिल के साथ वो फुटबॉल मैदानों में वापस आ गया। वापस आते ही उसने ब्राजील का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होने का एजाज हासिल किया। अब उस पर यूरोपियन फुटबॉल के दरवाजे भी खुल चुके थे। सैंटोस की इंतजामिया नहीं चाहती थी कि वो क्लब छोड़कर कहीं और चला जाए। उसने भी क्लब से वफादारी के साथ गोल्स की सप्लाई भी जारी रखी। साल 2005 के कन्फेडरेशन कप में उसने एड्रियानो के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जिसने टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन लम्हात तख्लीक किए। उसके गोल की बदौलत ब्राजील अर्जेंटीना को हराने और टाइटल हासिल करने में कामयाब हुई। उसी साल उसे उसके कैरियर की सबसे बेहतरीन ऑफर की गई। उसे रियल मैड्रिड की गैलेक्टिको को ज्वाइन करने का मौका दिया गया। उस टीम में बेकम, जिडान, रोबर्टो कार्लोस और रोनाल्डो समेत दीगर स्टार खिलाड़ी भी शामिल थे। उसे गैलेक्टिको के आखिरी सालों में 24 मिलियन यूरोस ऑफर किए गए। उसे फुटबॉल की दुनिया का अगला पेले माना जा रहा था। उस वक्त उसे 10 नंबर की शर्ट पहनाई जाने वाली थी। लोगों के ख्याल में वो दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर बनने के रास्ते पर दौड़ा जा रहा था। सीजन के शुरू होते ही वो खबरों और स्कैंडल्स की जद में रहा। बाज मैचों में वो मुकम्मल तौर पर छाया रहा और बाज मैचों में मुकम्मल तौर पर गायब रहा। बदलते मौसम जैसी परफॉर्मेंस जारी रही और उसे अपने कैरियर का पहला वर्ल्ड कप खेलने का
मौका मिल गया, मगर उसे फील्ड पर जाने का मौका एक ही मैच में मिला। साथ साथ क्लब कैरियर भी जारी रहा, मगर फर्क ये था कि अब उसे ज्यादातर बेंच पर देखा जाने लगा था। साल 2007 तक रोनाल्डो और दीगर स्टार्स गैलेक्टिको छोड़कर जा चुके थे। रोबिनियो को उस वक्त रियल मैड्रिड में मुस्तकबिल की उम्मीद दिखाई देने लगी थी। उसी दौरान ब्राजील की टीम को सीनियर खिलाड़ियों की अदम दस्तयाबी की वजह से एक तरह से अपनी बी टीम के साथ कोपा अमेरिका में शामिल होना था। वो मेक्सिको से 2 गोल से हार गए। रोबिनियो ने चिली के खिलाफ हैट्रिक कर डाली। इक्वाडोर के खिलाफ भी वाहिद गोल से कामयाबी हासिल हुई और रोबिनियो ने ब्राजील के लिए ग्रुप स्टेज के हर मैच में गोल स्कोर किया। रोबिनियो की शानदार कारकर्दगी में तसलसल और मुसलसल इनफॉर्म रहने की वजह से ब्राजील फाइनल में कामयाब हुआ और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज हासिल करने में भी कामयाब हुआ। न सिर्फ वर्ल्ड कप बल्कि वो चैंपियंस लीग में भी इनफॉर्म रहा। उसने 12 मैचेस में 11 गोल्स किए। ला लीगा के बाद वो सीरिया में कैरियर को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहा। वक्त ढलता गया और उसकी परफॉर्मेंसेस में भी अब वो पहले जैसी जान बाकी न रही। उसकी उम्र भी 30 साल से जायद हो चुकी थी, मगर जब भी ऐसा वक्त आया वो वापस अपनी आबाई टीम की जानिब लौटा। एक मर्तबा तो उसके साबिक कोच सोलैरी को एक चाइनीज लीग में कोचिंग का मौका मिला। उसी की बदौलत उसे वहाँ राह बनाने का मौका भी मिला, मगर वो सिर्फ 6 महीने तक वहाँ रह पाया। उसे कोपा अमेरिका खेलने के लिए नेशनल टीम के लिए एक बार फिर बुला लिया गया। ये साल 2011 के बाद उसका पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। 163 मिनट के खेल में उसने 1 गोल किया और एक बेहतरीन असिस्ट करने में भी कामयाब रहा। उसका अगला पड़ाव ब्राजीलियन क्लब एटलेटिको मिनेरो में था, जहां वो 55 मैचेस में 25 गोल्स कर पाया। अगले सीजन में उसके कैरियर का सूरज डूबने के करीब था। अब कोई क्लब उसे खरीदने में दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहा था। इसकी निगाहें एक मर्तबा फिर अपने आबाई क्लब सैंतोस पर लगी थी। यही वो वक्त है जब उसके कैरियर ने एक इंतहाई अजीब और मुश्किल मोड़ लिया। इसमें कोई शक नहीं कि ये उसके लिए भी तकलीफदेह हुआ होगा। सैंतोस के स्पॉन्सर्स ने सरमायाकारी रोक दी और नतीजतन सैंतोस को रोबिनियो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़ा। साल 2013 के दौरान मीडिया जराए ने उसके खिलाफ एक ऐसा स्कैंडल मंजर-ए-आम पर पेश किया जिससे उसके मद्दाहों के दिल हिल गए। साल 2013 से वो बेचारा जिनसी हिरासगी के इल्जामात की जद में रहा। उसने कहा कि वो इस हवाले से वजाहत पेश करेगा, मगर फर्ज किया कि वो अचानक होने वाले इन तमाम मामलात में कसूरवार है। क्या उसने एक मर्तबा भी अपने मद्दाहों के बारे में ऐसा करने से पहले नहीं सोचा होगा? इटली, जहाँ मुबैना तौर पर यह जुर्म हुआ, उसके कानून के मुताबिक वो 9 साल कैद में जा सकता था। उस पर और उसके दोस्तों पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने अल्बानिया की एक खातून को शराब के नशे में अगवा किया और ज्यादती का निशाना बनाया। उसने अपने जुर्म का इतराफ नहीं किया, लेकिन अपने मद्दाहों को मायूस किया। इटली के शहर मिलान के कोर्ट की जानिब से उसके खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी किए गए, मगर वो अब तक ब्राजील में रहकर इन इल्जामात की तरदीद करता रहा है। ब्राजीलियन कानून के मुताबिक वो अपने शहरी को किसी और मुल्क की अदालत के हवाले नहीं करते। इटालियन कोर्ट ने रोबिनियो को ब्राजील में ही सजा पूरी करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। ब्राजीलियन सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त तक इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया। 39 साल रोबिनियो आज भी साओ पाउलो में रहता है। जी हाँ, रोबिनियो की दास्तान आपने सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक कमर्शियल ब्रेक का। उसके वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और आज प्रोग्राम में जिस मैच के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जुपिटर प्रो लीग का ये मैच गैंक वर्सेस एंटवर्प के दरमियान। और आफरीदी, आप जानते हैं जुपिटर प्रो लीग फास्ट स्पोर्ट्स पे लाइव जो है वो नशर की जाती रही है और अभी भी इसके मैचेस जो है वो लाइव चल रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स पे। और गैंक एक ऐसी टीम हमें नजर आई थी जिसको शुरू में हमने कहा था इस सीजन में इसके चांसेस हैं टाइटल जीतने के, लेकिन यहाँ पर कुछ अनहोनी हो गई और वो अनहोनी ये हुई है कि एंटवर्प जो कि नीचे था और इस साल उनकी परफॉर्मेंस बहुत अप एंड डाउन आ रहे थे उसमें, लेकिन फाइनली मैनेज कर लिया। और मैच की मजेदार बात यह है कि 2-2 गोल से बराबर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी एंटवर्प टाइटल जीतने में कामयाब हो गई है। और 66 साल के बाद जो है एंटवर्प ने ये टाइटल अपने नाम किया है। मजीद भी हम आफरीदी से जानेंगे क्या, कैसे जीती, क्या हुआ। यहाँ बहुत ही शानदार मैच, 66 साल के बाद एंटवर्प ने जुपिटर प्रो लीग का टाइटल अपने नाम किया है और बहुत बड़ी विन है उनके लिए। और यहाँ पर आपको बताते चले कि 45वें मिनट में पहले गैंग की तरफ से गोल किया गया। एरो कडारे जो है उन्होंने ये गोल किया 45वें मिनट में। उसके बाद फिर एंटवर्प की तरफ से गोल किया करके बराबर कर दिया गया। कर्क जो है उन्होंने गोल किया दूसरे हाफ में 58 मिनट में। उसके बाद फिर हेनन 75वें मिनट में उन्होंने गैंग की तरफ से गोल कर दिया था और लग रहा था कि गैंग जो है वो ये बाजी जीत जाएगी। और लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कुछ आखिरी लम्हात में कि एल्डर ने अपनी तरह टीम के लिए गोल किया और ये मैच बराबर करके पॉइंट्स टेबल पर बर्तरी हासिल की और रॉयल एंटवर्प को चैंपियंस बना दिया। आफरीदी, किस तरह से देखते हैं आप रॉयल एंटवर्प के इस जीत को, क्योंकि गैंग काफ़ी क्लोज था। एक तो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बता भी दें कि बेल्जियन जो प्रो लीग है
इसका क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से जो है वो टीम्स आती हैं और आगे पॉइंट्स टेबल पे क्या इनके प्लेऑफ्स का सिलसिला होता है? जी बिल्कुल, जैसे हम अपने मतलब जब प्री मैच पोस्ट मैच भी करते थे जो JPL की, वो फास्ट स्पोर्ट्स पे व्यूअर्स ने देखा होगा एक्शन वीकेंड पे, बहुत ही दिलचस्प। अगर 2 लीग्स की मैं बात करूं जो इस सीज़न उनके एपिक बल्कि लास्ट मोमेंट फिनिशेस हुए हैं, तो वो एक फास्ट स्पोर्ट्स पे दिखाने वाला जुपिलर प्रो लीग और दूसरा था जर्मन लीग। दोनों का एक्शन जो था वो आखिरी लम्हात में डिसाइड हुआ कि लीग कौन जीत रही है। Exactly. तो इसी तरह एंटवर्प जो था वो ओवरऑल उन्होंने सीजन का आगाज बहुत अच्छे तरीके से किया था। फिर गैंक आया और उन्होंने मुसलसल जीतना, 13 मैचेस कंसेक्यूटिव जीत के वो टेबल उन्होंने टॉप किया और फिर उसके बाद पॉइंट्स गैप भी बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड पे जब यूनियन SG ने रेस पकड़ी और वो बहुत ज़्यादा उन्होंने जीतना एंड पे शुरू किया, और एंड पे जब रेगुलर सीजन ख़त्म हुआ तो रेगुलर सीजन में गैंक और यूनियन SG के पॉइंट्स इक्वल थे और रॉयल एंटवर्प तीसरे पे और क्लब ब्रूज 4th पोजीशन पे था। क्लब ब्रूज याद रहे कि 3 साल मुसलसल ये टाइटल अपने नाम कर चुका है और वो एक डोमिनेंट टीम है JPL की, लेकिन इस सीज़न उनके अप्स एंड डाउन्स की वजह से उन्होंने कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं की। तो यूनियन SG और गैंग जो थे वो जब ये लीग ख़त्म होती है रेगुलर सीज़न तो टॉप 4 के बीच में एक प्ले ऑफ होता है, उसमें फिर डिसाइड होता है वो प्ले ऑफ में चारों जो टीमें हैं आपस में एक मैच खेलती हैं और उसमें फिर जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं एट द एंड ऑफ प्लेऑफ्स वो फिर टाइटल जीत जाती है। तो इस मैच से पहले जो सिचुएशन थी वो रॉयल एंटवर्प जो थी प्लेऑफ में उन्होंने काफी शानदार परफॉर्मेंस की और पहले पोजीशन पे थी, लेकिन वो और यूनियन SG इक्वल थे पॉइंट्स पे। मतलब यूनियन SG के भी 46 थे और रॉयल एंटवर्प के भी 46 पॉइंट्स थे। बिल्कुल ठीक। गैंग के 45 पॉइंट थे। अब पॉइंट का गैप सिर्फ एक ही था। अगर गैंग का मैच भी रॉयल एंटवर्प के साथ था जो कि हमने व्यूअर्स को अभी दिखाया भी, अगर गैंग जीत जाती तो टाइटल गैंग जीत जाती, लेकिन एडवांटेज फिर भी यूनियन SG को था कि अगर यूनियन SG टाइटल जीत जाती तो उन्होंने टाइटल जीतना था क्योंकि वो 46 पॉइंट्स पे थे और गैंग 45 अगर वो अपना मैच जीत जाते तो टाइटल उन्होंने जीत जाना। हाँ, लेकिन वहां भी जो हम नेक्स्ट सेगमेंट में उनकी बात करेंगे तो गैंग अपना मैच उन्होंने लीड तो किया, लेकिन रॉयल एंटवर्प ने बहुत ही शानदार कमबैक किया। शानदार, जी हाँ, कामयाबी हासिल की है यहाँ पर। और स्टैट्स पे एक नजर डालते हैं इस मैच के क्या स्टैट्स है रॉयल एंटवर्प वर्सेस गैंग के, और ये आप देख रहे हैं 14 यहाँ पर शॉट्स जो है वो आपको नजर आ रहे हैं एंटवर्प के, जबकि 7 जो है वो गैंग के नजर आ रहे हैं। शॉट्स ऑन टारगेट 4 थे एंटवर्प के, 3 मिले थे गैंग को, दोनों ने 2-2 को कन्वर्ट किया गोल्स में। पोजीशन आप देख रहे हैं 47% था एंटवर्प के पास, 53% गैंग के पास। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं, येलो कार्ड्स, कॉर्नर्स आप देख रहे हैं 3 थे एंटवर्प के पास, 1 मिला था गैंग को। और इस तरीके से ये मैच बराबर हुआ, लेकिन वही बात, गैंग 45 पॉइंट्स पे थी, एंटवर्प 40 पे। तो एंटवर्प जीतने के बाद यानी ये ड्रॉ करने के बाद भी उनके पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा हो गए। और आफरीदी, गैंक ने बड़ा वैसे इंप्रेस किया है इस सीज़न में, क्योंकि गैंक जैसे आर्सेनल ने प्रीमियर लीग में किया है वैसे ही गैंक ने हमें जुपिलर प्रो लीग में किया है। दोनों टीम से किसी को उम्मीद नहीं थी और गैंक ने डोमिनेंस भी दिखाया है। एंटवर्प ने क्या ऐसा किया, क्योंकि शुरू में हमने इनकी बड़ी वो की थी कि ये कभी जीत जाते हैं कभी हार जाते हैं और टीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन कहाँ से इन्होंने पिकअप किया अपनी टीम को? अच्छा, जो ह्यूमन स्टार्ट में भी हम इनकी ऊपर बात कर रहे होते थे शोज में, क्रिटिसाइज किया हमने। हाँ, तो इनका जो एक क्वालिटी थी वो था डिफेंस। इनके पास सारे जो बेल्जियम के टॉप प्लेयर्स हैं, खास करके जो अब ट्वाइलाइट पे पहुंच चुके हैं, जैसे टोबी एल्डरवेयरल्ड और वटोंगन वगैरह, सारे पुराने प्लेयर इनके पास थे। तो डिफेंस इनका डे 1 से स्ट्रांग था, गोल्स कंसीड नहीं करते थे। लेकिन जो मसला आ रहा था वो गोल स्कोर करने का, वो जो चेल्सी वाला मसला है कि ये इनके पास कोई अच्छा स्ट्राइकर नहीं था लीथल जो कि फिनिशिंग कर सके, जिसकी वजह से ये मैच या ड्रॉ कर लेते थे या 1-0 हार जाते थे। लेकिन एंड पे इन्होंने गोल स्कोरिंग भी शुरू कर दी और उसकी वजह से थोड़ा सा डिफेंस में थोड़ा सी वीकनेस आ गई, लेकिन ये अपोनेंट से ज्यादा गोल्स कर, अगर उन्होंने 1 गोल कर दिया तो ये 2 कर देते। बिल्कुल, बहुत ही शानदार फतह। 66 साल के बाद रॉयल एंटवर्प ने जुपिलर प्रो लीग का ये टाइटल जो है वो अपने नाम किया है। गैंक भी यहाँ पे मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैंक ने भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। और जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं इस मैच में वो है टोबी एल्डरवेयरल्ड। बहुत ही शानदार ये प्लेयर हैं और बहुत ही जबरदस्त इन्होंने इस मैच में खेला है। ये स्टैट्स आप उनके देख रहे हैं, 7.7 जो है वो रेटिंग है इनके। जो गोल्स थे वो 1 थे, टोटल शॉट्स 2 थी, एक्यूरेट पासेस 77% थे। आफरीदी, जुपिलर प्रो लीग के काफ़ी प्लेयर्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं जो इंग्लिश प्रीमियर लीग और बड़ी लीग से, चैंपियंस लीग में भी हमने देखे हैं और बड़ी लीग्स में जाते हैं।
टॉबी जो है वो उनका करियर अब अख्ताम पजीर हो रहा है, या ये वो प्लेयर हैं जो आगे भी नज़र आ सकते हैं हमें? नहीं, इनका अख्ताम पजीर हो रहा है कैरियर, और ये इनका बॉयहुड क्लब था। मतलब बचपन से इन्होंने एंटवर्प की एकेडमी ज्वाइन की थी और एंटवर्प से ही ये निकले थे। फिर टॉटनहम गए थे और टॉटनहम में अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस देते थे। प्रीमियर लीग के एक टाइम पे टॉप डिफेंडर्स में से आते थे। अभी भी इनका एक तरह से बहुत ही अच्छे नोट पे अभी अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, जी हाँ बिल्कुल, अभी अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो जो है वो बड़े अच्छे नोट पे इनका एंड होगा। रॉयल एंटवर्प की टीम ने ये बहुत बड़ा मार्का अपने नाम किया है और जुपिटर प्रो लीग के ये सारे मैचेस आप फास्ट स्पोर्ट्स पे लाइव देखते हैं। हाइलाइट्स में भी आप ये देख सकते हैं मैच, क्या एक्शन हुआ है पूरे मैच में और किस तरह ये तारीख रकम की है रॉयल एंटवर्प ने। यहाँ पे एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और जुपिटर प्रो लीग के नेक्स्ट मैच की बात करेंगे और यही वो मैच था जिसने एक्चुअल में डिसाइड किया कि एंटवर्प ये टाइटल जीतेगी या नहीं। ये मैच हुआ यूनियन एसजी वर्सेस क्लब ब्रूज के दरमियान। क्लब ब्रूज जो 3 बार लगातार जुपिटर प्रो लीग में छाया हुआ था, लेकिन इस दफ़ा इस सीज़न में जो है वो चौथी पोजीशन पे था और इस मैच में उसने डिस्ट्रॉय कर दिया यूनियन एसजी को। यूनियन एसजी के जो ख्वाब थे टाइटल जीतने के, उस पर पानी फेर दिया और 3-1 से क्लब ब्रूज ने ये मैच अपने नाम किया है। जितनी भी लीग्स हो रही हैं इस वक्त दुनिया में, उसमें सबसे ज़्यादा जो सनसनी थी वो जुपिटर प्रो लीग में थी। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि 46वें मिनट में एडेंगरा जो है उन्होंने यूनियन एसजी की तरफ से गोल किया और 89वें मिनट में होमा जो है क्लब ब्रूज के, उन्होंने गोल किया और उसके बाद लग ही नहीं रहा था, यानी आखिरी 10 मिनट अगर आप कहें तो आखिरी 10 मिनट में 3 गोल किए। लैंग जो है उन्होंने 93वें मिनट में गोल किया क्लब ब्रूज की तरफ से और फिर 100वें मिनट में सैंड्रा जो है उन्होंने गोल किया और अफरीदी एक्स्ट्रा टाइम जो मिला, यानी थोड़ा सा जो ऊपर टाइम मिलता है, उसमें 2 गोल्स करके क्लब ब्रूज ने यूनियन एसजी को हराया। यूनियन एसजी क्या ड्रॉ करके भी टाइटल जीत सकती थी। और दूसरा ये बताएं कि ये एंड पे क्या हुआ यूनियन एसजी को, इतना अच्छा आप खेल रहे हैं और आप आखिरी 10 मिनट में मैच जैसे फ्रांस ने किया था अर्जेंटीना के साथ वर्ल्ड कप में। जी बिल्कुल, एक्चुअली में क्लब ब्रूज जैसे आपने कहा कि 3 साल मुसलसल टाइटल जीतती रही है जीपीएल का और एक डोमिनेंट टीम है। इस टाइटल में भी जो फाइनल से था वो भी क्लब ब्रूज का ही था एक तरह से, कि उन्होंने यूनियन एसजी को हरा के टाइटल एक तरह से कर दिया उन्होंने कि एंटवर्प को मिल गया। बिल्कुल। और अगर आपका जो क्वेश्चन था कि अगर ये मैच ड्रॉ कर लेते यूनियन एसजी तो फिर सूरत हाल क्या होती, फिर दोनों के पॉइंट्स अब यूनियन एसजी और एंटवर्प दोनों इससे पहले भी पॉइंट्स इस मैच से पहले इक्वल थे। उनके 46 थे, इनके भी 46 थे, लेकिन गोल डिफरेंस जो था वो फिर डिसाइड करता और एंटवर्प का गोल डिफरेंस थोड़ा सा बेहतर था इनसे। अच्छा, बिल्कुल, तो वो फिर टाइटल उनके हाथ चला जाता। तो क्या हुआ आखिरी 10 मिनट में यूनियन एसजी को इतनी आसानी से कैसे मैच दे सकते हैं? वो वाकई में लैक ऑफ जो है एक तरह से कंप्लेसेंट हो गए थे, लैक ऑफ अवेयरनेस थी या जो भी था। खुशी थी बहुत ज्यादा कि हमने जो है वो ड्रॉ कर लिया और हमारे चांसेस जीत रहे थे। एक्चुअली में आप देखेंगे 89 पे उन्होंने पहला गोल स्कोर किया है। बड़ा कामयाब क्लब है जुपिटर प्रो लीग का और काफी उन्होंने मार्के पहले भी सर अंजाम दिए हैं। यहाँ पे स्टैट्स पे एक नजर डालते हैं इस मैच के स्टैट्स क्या कहते हैं। या आप देख रहे हैं क्लब ब्रूज 10 शॉट से 14 यूनियन एसजी के थे, शॉट्स ऑन टारगेट 6 थे क्लब ब्रूज के, 5 जो थे वो यूनियन एसजी के थे। पोजीशन 63% था क्लब ब्रूज के पास, 37% था यूनियन एसजी के पास। पासेस भी आप देख रहे हैं काफ़ी फ़र्क था, 563 क्लब ब्रूज के थे, 331 यूनियन एसजी के थे, यानी लॉन्ग बॉल लग रहा ज़्यादा खिलाए थे। पास एक्यूरेसी भी आप देख रहे हैं, फाउल्स आप देख रहे हैं, येलो कार्ड्स और कॉर्नर्स 6 मिले क्लब ब्रूज को, 5 मिले यूनियन एसजी को। और अब मेरी क्लब ब्रूज जितना बड़ा क्लब है और इन्होंने जो है वो चैंपियंस लीग के लिए भी जो है वो किया था क्वालिफाई और उसमें भी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी, लेकिन बाद में जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। और लेकिन अपनी लीग में 3 साल से आप चैंपियंस हैं और अभी जो है वो आप इस पोजीशन पे फिनिश कर रहे हैं, क्या लेट डाउन नहीं हुए होंगे या क्या बेहतरी की है गुंजाइश? एक्चुअली में वो जो चैंपियंस लीग में इन्होंने सक्सेस हासिल की है वो काफ़ी बड़ी थी इनके लिए। लीग में तो वैसे भी परफॉर्म करे थे, लेकिन ये है कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि आप अपनी लीग जो कि बहुत कंपेटिटिवली लोअर स्टैंडर्ड है अगर चैंपियंस लीग से कंपेयर किया जाए, चैंपियंस लीग में इनका जो ग्रुप था काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप था। एथलेटिको मैड्रिड और पोर्टो हराया भी था इन्होंने, और हराया भी था और नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करना, फिर बेनफिका से आउट हो गए थे। तो ओवरऑल इनका जो चैंपियंस लीग वाला सीजन था बहुत बेहतर था, लेकिन यूनियन एसजी थोड़ा सा उनके लिए बैड लक कि पिछले सीजन भी वो पूरा सीजन उन्होंने डोमिनेट किया, टाइटल ऑलमोस्ट रेगुलर सीजन जो था वो जीत के
पहले नंबर पे थे, प्लेऑफ में हार गए, इस बार भी वो प्लेऑफ में हार गए। तो ये प्लेऑफ जो है थोड़ा सा मुझे पर्सनली अनफेयर लगता है कि आप इतने ज्यादा मैचेस अगर एक सीजन में होते हैं तो उसके बाद प्लेऑफ की जरूरत ही क्या है? मतलब डिसाइड कैसे कर सकता है एक मैच जो है कि वो आप उस पे विन करते हैं या हारते हैं। जो हमने प्लेयर यहाँ पर फीचर किए हैं ये बहुत ही शानदार गोलकीपर है मैनुएल और क्लब ब्रूज के गोलकीपर है। इनके स्टैट्स आप देख रहे हैं इनकी हमने काफ़ी तारीफें शुरू में भी की है। 7.7 इनकी रेटिंग है, सेव्स 4 है, गोल जो कंसीड किए वो 1 है, एक्यूरेट पासेस जो इन्होंने किए हैं वो 78% है, डाइविंग सेव्स 3 है, सेव्स इनसाइड बॉक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 है, थ्रो जो है वो 6 है, रिकवरीज 11 है, टचेस 52 है। आफरीदी मैनुएल के बारे में, साइमन मैनुएल ये बाकी किसी लीग में भी जो है वो बताएं हमारे व्यूवर्स को, खेलते हैं और वहाँ पे भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। यहाँ पर क्लब ब्रूज का एक बहुत बड़ा पिलर थे शुरू से लेके आखिर तक, और यही वो पिलर थे जिन्होंने इनको बहुत से मैचेस में आप समझ ले के हारते हारते बचाया है। जी बिल्कुल, और चैंपियंस लीग का सक्सेस भी सारा इनके सर जाता है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, प्लेयर ऑफ द सीजन अगर मैं पर्सनली अगर दूंगा तो इवन पूरे सीजन का इनको मिलना चाहिए। मोस्टली ऐसा होता है कि जो टाइटल विनर्स होते हैं वो उसी में से होता है, लेकिन क्लब ब्रूज के तो प्लेयर ऑफ द सीजन यही हैं और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। पहले लिवरपूल के एक बहुत ही बेहतरीन गोलकीपर थे, लिवरपूल के लिए खेल चुके हैं और अभी अपना कैरियर का एंड जो है वो क्लब ब्रूज के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मैच जो है क्लब ब्रूज वर्सेस यूनियन एसजी के दरमियान हुआ, 3-1 से क्लब ब्रूज ने जीता और क्लब ब्रूज को तो इतना फर्क नहीं पड़ा इस जीत से, लेकिन यूनियन एसजी के लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर जीत जाते तो शायद टाइटल भी जीत जाते, क्योंकि दूसरी तरफ रॉयल एंटवर्प था, लेकिन जो है वो वहाँ पे गैंग की बदकिस्मती रही, यहाँ पर यूनियन एसजी की बदकिस्मती रही। और यहाँ पर हम यूएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग की बात करते हैं और बार्सिलोना तो है वो मेल टीम जो है वो कोई हाथों कामयाबी नहीं दिखा सकी, सिर्फ अपने ला लीगा ही टाइटल उन्होंने जीता, उसके बाद भी उनकी शिकस्त का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे विमेंस जो है बार्सिलोना की वो उनको हराना बहुत मुश्किल है भाई, और यहाँ पर भी उन्होंने ये मैच जीता है वोल्फ्सबर्ग से 3-2 से ये मैच अपने नाम किया है। और ना सिर्फ ये मैच जीता है बल्कि यूएफए वुमेन्स चैंपियन लीग का टाइटल जो है वो दूसरी मरतबा अपने सर पर सजा लिया है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, और पहले हाफ में जो है वो 2 गोल कर लिए थे वोल्फ्सबर्ग ने और कोई गोल करने में कामयाब नहीं हुई बार्सिलोना, और यही क्रेडिट भी उनको मिलता भी है कि दूसरे हाफ में 3 गोल्स किया। आफरीदी 47वें मिनट में, फिर उसके बाद 2 ही मिनट के बाद जो है वो बिहारो ने दूसरा गोल भी कर दिया। अब इक्वलाइजर तो कर दिए थे दोनों, लेकिन उसके बाद फिर 10-15 मिनट के बाद तीसरा गोल जो है वोल्फ्सबर्ग का भी हमने देखा कि बहुत ऐसे ओपन चांसेस थे जो उनके स्ट्राइकर्स ने खुद लेने की कोशिश की या मिडफील्डर्स ने लेने की कोशिश की, जो कि बार्सिलोना ने नहीं किया। उन्होंने पासेस से खिलाया है और वहीं पे आपको लगता है थोड़ा सा एज उनको मिला है और उसी वजह से जो है वो गोल करने में कामयाबी मिली है। जी बिल्कुल, अब गेम ऑफ 2 हाफ्स जिसे कहते हैं ना, वो एग्जैक्ट इस मैच पे ये डिफिनेशन फिट बैठती है कि पहले हाफ वोल्फ्सबर्ग ने डोमिनेट किया, दूसरा हाफ जो था वो बार्सिलोना ने डोमिनेट किया। और वही आपकी बात कि मैच जो एज मिला बार्सिलोना को वो था पास खिलाना, और बार्सिलोना वैसे भी उनकी जो स्ट्रेटजी भी यही होती है कि वो पासेस से गोल स्कोर करती है, ज़्यादा शूटिंग पे और दूर से चांसेस लेने पे रिलाई नहीं करती। दूसरी तरफ वोल्फ्सबर्ग के प्लेयर्स अगर थोड़े से कम सेल्फिश होते, खास करके वो मिडफील्डर जो थी, वो 2 चांसेस उनको ऐसे मिले कि वो अगर पास खिला देती तो एक सिंपल टैप एंड गोल था। दोनों बार उन्होंने खुद शूट ली और दोनों बार ही उन्होंने चांसेस ज़ाया किए। लेकिन इसमें ये भी है कि आप वोल्फ्सबर्ग का अगर पूरा कैंपेन जाके देख लें तो उसमें वोल्फ्सबर्ग के खिलाड़ी ऐसे ही हैं, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रिलाई करते हैं। और इनका अगर पहला गोल भी आप देख लें तो जो एक गोल उन्होंने स्कोर किया था बहुत दूर से उन्होंने शूट ली थी और वो गोल हो गया था। तो इस तरह के मोमेंट्स पे वो रिलाई करती थी। चलें, तो आप बिल्कुल एक मैच में आप स्ट्रेटजीज तो एक फिर चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल, यहाँ पर स्टैट्स देखते हैं इस मैच के, क्या सूरत हाल थी दोनों टीम्स की तरफ से। आप देख रहे हैं यहाँ पर 25 शॉट्स थे बार्सिलोना की तरफ से, जबकि 8 शॉट्स थे वोल्फ्सबर्ग की तरफ से। शॉट्स ऑन टारगेट आप ये देखें 6 थे वोल्फ्सबर्ग की तरफ से और 7 जो थे वो बार्सिलोना की तरफ से थे। और पोजेशन भी आप देख रहे हैं ज़्यादा था बार्सिलोना के पास, कॉर्नर्स भी ज़्यादा थे बार्सिलोना के पास। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आफरीदी, दूसरी मरतबा टाइटल बार्सिलोना की विमेंस टीम ने जीत लिया है। मेंस टीम जो है वो कुछ सीख सकती है, इनकी मैनेजमेंट और है, जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस अभी चल रहे हैं मेंस टीम के, जो उन पे केसेस खुले हैं, तो ये बार्सिलोना की फेडरेशन ऑफ कोर्स उसके नीचे ही आते होंगे, तो ये क्यों इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये 2 ऐसी टीमें हैं जो चेल्सी वुमेन्स की डोमिनेट कर रही है और बार्सिलोना की वुमेन्स की बिल्कुल मतलब मैच ही नहीं आ रही। उन्होंने तो रिकॉर्ड, बार्सिलोना की वुमेन्स टीम ने
बार्सिलोना फेमिनी जिसे कहते हैं, उन्होंने 55 मैचेस इन अ रो जीत ये के रिकॉर्ड ऐसा है व्यूवर्स जो कि कोई मेंस टीम भी अभी तक नहीं बना पाई। जी बिल्कुल, और वो हासिल किया है। और दूसरी तरफ इनके पास बैलन डी और विनर अलेक्सिया पुटेस, जो कि इस मैच में तो सिर्फ एक ही मिनट आखिर में खेल सकी क्योंकि वो इंजरी की वजह से बहुत अरसा बाहर रही है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी शानदार कैंपेन था। पिछले साल जो इन्होंने ला लीगा भी जीता, कोपा अपना कप भी जीता, लीग कप जो स्पेनिश लीग कप है वो भी जीता, लेकिन चैंपियंस लीग में लियान से हार गए थे। इस बार वोल्फ्सबर्ग का सामना था इनको और इस बार एटलीस्ट उन्होंने वो हार्डल एग्जैक्टली बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में शामिल करेंगे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और सबसे पहली हमारे पास अपडेट क्या है वो है जी हाँ बिल्कुल करीम बेंजेमा जो कि जा रहे हैं रियल मैड्रिड को छोड़कर। अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रियल मैड्रिड हैव मेड हैरी केन द नंबर 1 टारगेट आफ्टर द डिपार्चर ऑफ करीम बेंजेमा। हैरी केन जो है उनको अब लाना चाह रहे हैं अफरीदी रियल मैड्रिड, और बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ये बूस्ट मिलेगा अगर हैरी केन आ जाते हैं। जी बिल्कुल, और हैरी केन, आपकी बात काट रहा हूँ सॉरी व्यूअर्स, हैरी केन जहाँ पे खेल रहे हैं अभी उनकी वैसे वहाँ पे जगह बनती भी नहीं है जिस कैलिबर के वो प्लेयर है। जी बिल्कुल बिल्कुल राइट पॉइंट है, और बहुत अरसे से और सालों से ये डिस्कशन हो रही है कि क्या केन को जब लास्ट टाइम भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था टॉटनहम के साथ कि उनको करना चाहिए या नहीं। उनके प्लेट पे थी मैनचेस्टर सिटी भी, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी, चेल्सी भी, कोई भी क्लब प्रीमियर लीग में हैरी केन को ख़रीदने के लिए बेताब है, लेकिन हैरी केन ने थोड़ी सी फेथफुलनेस दिखाई क्लब के साथ। लेकिन अब तो बस फाइनल है, अब तो उन्होंने या तो मैनचेस्टर यूनाइटेड चले जाना है या रियल मैड्रिड। लेकिन रियल मैड्रिड, व्हेन रियल मैड्रिड नॉक्स एट योर डोर यू कैन नॉट से नो, ये एक फेमस सेइंग है। तो अब देखते हैं कि रियल मैड्रिड को ना तो अभी तक किसी ने नहीं की, और कल हमने व्यूअर्स को बताया भी था कि काई हावर्ड्स भी उस लिस्ट में है, लेकिन काई हावर्ड्स जो हैं वो एंचेलोटी की प्रेफरेंस है, और जो क्लब है वो फ्लोरेंटिनो पेरेज और कुछ डायरेक्टर्स हैं वो मोस्टली डिसाइड करते हैं। तो काई हावर्ड से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है हैरी केन। हैरी केन जो है बिल्कुल बेहतर है, और बड़े ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंसेस हमें उनकी तरफ से टॉटनहम और बाकी टीम्स के लिए भी नजर आई। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए जी हाँ आपने देखा होगा जो सेकंड सेमीफाइनल में सेकंड पेनल्टी जो मिस की थी, मिस का इसलिए कहते हैं कि हमेशा कामयाबी याद नहीं रहती, वो कहते हैं कि जो नाकामी हो या कुछ आपकी ज़िंदगी में 1% जो चीज़ रह जाती है वो लोग हमेशा याद रखते हैं, और इसलिए याद रखी जाती है क्योंकि आप उस कैलिबर के होते हैं और आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा इजाफा होगा रियल मैड्रिड में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर टॉटनहम जो है जहाँ से हैरी केन ने आना है वहाँ पे उन्होंने मैनेजर को साइन कर लिया। नए मैनेजर जो हैं वो एंगे पोस्टेगोलो जो है वो होंगे, हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू टॉटनहम मैनेजर। द 57 ईयर्स ओल्ड मूव्स टू नॉर्थ लंदन विद ट्रॉफीज। अफरीदी ये ट्रॉफीज जिताने में कामयाब हो पाएंगे या फिर मुश्किल लग रहा है आपको? जी इन्होंने सेल्टिक को तो ट्रेबल जितवाया है, 3 ट्रॉफीज एक ही सीजन में जितवाई है और बहुत ही सक्सेसफुल इनका स्पेल था। अब देखते हैं जो भी अभी रिसेंटली आप टॉटनहम के मैनेजर्स उठा के देख लें, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि विनर्स लेके आएँ जो जिन्होंने ट्रॉफीज जीती हो। लेकिन जितने भी मैनेजर्स आए, कॉन्टे एक ऐसे मैनेजर थे जिसने हर क्लब में जाके ट्रॉफी जीती, जोजे मोरिन्यो एक ऐसे मैनेजर थे जिसने हर क्लब में जाके ट्रॉफी जीती, और जोजे मोरिन्यो का तो इवन जोजे मोरिन्यो ने टॉटनहम को भी ट्रॉफी जितवा दी थी, लीग कप के फाइनल में पहुंचा दिया था, और फाइनल मैच 2 दिन बाद था, उनको निकाल दिया, उन्होंने सैक कर दिया। एग्जैक्टली ये बताया भी था आपने बिल्कुल। एनीवेज लेट्स सी टॉटनहम क्या परफॉर्मेंस देती है अब आने वाले वक्त में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रोनाल्डो। जी हाँ रोनाल्डो के बारे में है, और यहाँ पर न्यूकैसल्स ऑनर द सऊदी अरेबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड हैव टेकन कंट्रोल ऑफ द सऊदी प्रो लीग्स 4 लीडिंग क्लब्स इंक्लूडिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अल नसर एंड अल इत्तेहाद। अल इत्तेहाद वो क्लब है व्यूअर्स जहाँ पर करीम बेंजेमा हमें नजर आएंगे। द साइड क्लोज टू अग्रीइंग अ डील फॉर करीम बेंजेमा। अफरीदी ये क्या खबर है, थोड़ा सा बताइए हमें। एक्चुअली में जो सऊदी प्रो लीग के टॉप 4 क्लब्स हैं जिसमें अल इत्तेहाद, अल नसर, अल अहली और अल हिलाल आते हैं, ये टॉप हमेशा लीग के लिए लड़ते हैं। तो इनका जो ओनरशिप है और जो कमान है वो जो है जो गवर्नमेंट है, सऊदी गवर्नमेंट, उन्होंने ले ली है अपने अंडर। अच्छा। और अब जो भी प्लेयर्स रिक्रूट होंगे वो सऊदी गवर्नमेंट एक तरह से रिक्रूट कर रही होगी। मतलब आप देख लें कि एक गवर्नमेंट लेवल पे अब इन्वेस्टमेंट की जा रही है फुटबॉल के ऊपर, ताकि वो जो 2030 का प्रोजेक्ट है इनका वर्ल्ड कप लैंड करने का, उनके लिए इन्होंने प्लेयर्स, अब सर्जियो रामोस भी अवेलेबल हैं, अब सर्जियो बुस्केट्स भी अवेलेबल हैं, जोर्डी आल्बा भी अवेलेबल हैं,
बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। सबके पीछे जो ब्रिलियंट माइंड है वो सलमान जो है वो बहुत ही शानदार जो है वो इस वक्त डेवलपमेंट के काम जारी हैं सऊदी अरेबिया में, और ये भी एक डेवलपमेंट का ही प्रोसीजर है जिसमें रोनाल्डो को ले गए हैं और मेसी भी ऑलमोस्ट वैसे हमें लगता है कि शायद आ जाएंगे। बेंजेमा जैसा प्लेयर भी चला गया, और जिसने अफरीदी ने भी बताया, तो बहुत बड़ी कुछ आगे न्यूज़ आने वाली हैं सऊदी प्रो लीग से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये है कहते हैं कि ऐसी बात कर दी जाए कि फैंस भी रह जाएं और पैसे भी ना हमें छोड़ने पड़े। यहाँ पे लियोनेल मेसी टू बार्सिलोना इज लुकिंग इंक्रीजिंगली लाइकली। अफरीदी उनके फादर ने कहा है कि बार्सिलोना जाना चाहते हैं लेकिन जाएंगे नहीं। जी बिल्कुल, ख्वाहिश उनके फादर का इंटरव्यू आया है कि बार्सिलोना की तरफ लीन कर रहे हैं मेसी, और वहाँ जाने की इनकी ख्वाहिश है, लेकिन उसमें मसले बहुत ज़्यादा हैं। एक तो मसला ये है कि फाइनेंशियल जो फेयर प्ले है बार्सिलोना उसके अंडर आई हुई है, उनके अपने प्लेयर्स रजिस्टर नहीं हो पा रहे, जिसमें गावी जो उनके आने वाले फ्यूचर के टैलेंट हैं, और इंटर मियामी के साथ भी अगर डील हो जाती है तो वो पैसे बहुत कम दे रहे हैं। हाँ, अब अल हिलाल वाली प्राइस टैग तो कोई भी मैच नहीं कर पाएगा, उन्होंने तो जो लगाई है वो तो मुंह मांगी। यहाँ पे हिस्ट्री ब्रेक करनी चाहिए, इनको बनानी चाहिए, हिस्ट्री मेक करनी चाहिए कि $550 मिलियन में चले जाना चाहिए सऊदी प्रो लीग में। ये शायद सदियों में कोई प्लेयर ऐसा पैदा हो जो इस फिगर को दोबारा अचीव करने, लेकिन ये भी तो एक सदियों में बात हो जाएगी कि ये पैसों को टुकरा के बार्सिलोना चला जाए। हाँ, लेकिन लॉयल्टीज कम ही याद रहती हैं, ज़्यादा जो है वो इस तरह की चीज़ें याद रहती हैं। एनीवेज अभी भी जो है वो, लेकिन ये थोड़ा सा हिंट जो है वो हमें मिला है कि मेसी जो है वो बार्सिलोना की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। लेट्स सी, अब एक तरफ पैसे हैं और लेकिन पैसों के साथ एम्बेसडर तो वो ऑलरेडी हैं टूरिज़्म के सऊदी अरब के, लेकिन ये डबल एक उनका वो हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या चूज़ करते हैं अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए। ये प्रोग्राम में कुछ ट्वीट्स थी, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और उसके साथ साथ कुछ स्टोरीज हमने आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह दोबारा आपसे गोल्डन बूट में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहर याब अफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।